नमस्कार दोस्तों, चीन पर मोदी सरकार को मनमोहन सिंह ने चेताया। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि झूठ के आडंबर से सच को नहीं दबा सकते। क्या कुछ है उनके बयान में आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, केंद्र के एक फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कानपुर के सवारी शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव और 7 गर्भवती और 1 HIV पॉजिटिव मिलने से बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ चीन के बाद अब नेपाल ने भी मोदी सरकार को आंख दिखाई है। बॉर्डर पे कुछ ऐसा किया है काम। दोस्तों, आपको भी लगता है कि मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को सही समय पर चेताया तो कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, चीन पर मोदी सरकार को मनमोहन सिंह ने चेताया। जी हां, आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत के साथ साथ दुष्परिणामों को लेकर आगाह भी करते हैं। अब जबकि देश सीमा पर चीन की धोखेबाजी झेल रहा, तो ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पीएम मोदी को कर्तव्य की याद दिलाते हुए मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने बयानों को लेकर भी नसीहत दी है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागी हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति व मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही पिछलग्गू सहयोगी द्वारा प्रचारित झूठ के आवंडर से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मनमोहन सिंह ने कहा कि गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बता दें कि गत सोमवार की रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 जवान मारे गए थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आज जारी बयान में कहा कि 15-16 जून को गलवान घाटी में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इन बहादुर सैनिकों ने साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के इन सपूतों ने अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों व उनके परिवारों के लिए कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सीमा में न तो कोई घुसा है और न ही किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्षी दल ने सवाल उठाए तो पीएमओ ने सफाई जारी करनी पड़ी। पीएमओ की तरफ से बताया गया कि LAC पर चीनी सेना की हरकतों की वजह से विवाद हुआ। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कानपुर के सरकारी शेल्टर होम में 57 लड़कियां निकली कोरोना पॉजिटिव। जी हां, आपको बता दें, रविवार को यूपी के कानपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका संरक्षण गृह में 57 लड़कियों कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मची है। सभी लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली 57 कोविड-19 संक्रमित पाई गई हैं। लड़कियों में से 7 लड़कियां गर्भवती भी पाई गई हैं। कोरोना के साथ बालिकाओं के गर्भवती होने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। राजकीय बालिका संरक्षण गृह प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालिका गृह को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए रविवार को बताया कि गर्भवती पाई गई 5 लड़कियां कोविड-19 से संक्रमित भी पाई गई है। इन लड़कियों को आगरा, एटा, कन्नौज, फिरोजाबाद, कानपुर की बाल कल्याण समितियों द्वारा कानपुर रेफर किया गया। प्रियंका ने सरकारी बाल संरक्षण गृह में 2 लड़कियों के गर्भवती पाए जाने संबंधी एक मीडिया खबर को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घटना का सामने आना दिखाता है कि इस तरह के संस्थानों में जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है। प्रियंका गांधी द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में टैग की गई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में कोरोना वायरस की जांच के दौरान पाया गया कि वह रह रही 2 लड़कियां गर्भवती थी और उनमें से 1 HIV पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे में फिर से इस तरह की घटना सामने
आना दिखाता है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, चीन के बाद अब नेपाल ने भी दिखाई मोदी सरकार को आंखें। जी हां, आपको बता दें, नेपाल लगातार भारतीय सीमा में अपना हक जता रहा है। नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललबकैया नदी पर बनाए जा रहे बांध के निर्माण रोक दिया है। अब खबर है कि नेपाल के नागरिकों ने एसएसबी के जवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। बांध निर्माण रोकने से पूर्वी चंपारण के गांव में नेपाल के प्रति आक्रोश है। नेपाल ने पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल के बलुआ गुआबारी पंचायत के समीप लालबकैया नदी पर बन रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य पर विरोध जताया था, साथ वहां चल रहे काम को भी रुकवा दिया। नदी का पश्चिमी तट वर्ष 2017 के प्रलयकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका मरम्मत कार्य चल रहा था। जब भी नेपाल बांध के मरम्मत कार्य में अड़ंगा लगाता था, तब भारतीय और नेपाली अधिकारी मिल बैठकर मामले को सुलझा लेते थे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल भारत नेपाल की सीमा पर उपजे मामले को सुलझाने के बजाय नेपाली सशस्त्र सीमा बल के जवान मामले को और उलझाने में जुटे हैं। इस कारण बिहार के एक बड़े हिस्से पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार सरकार इस संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखने जा रही है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि गंडक बैराज के 36 द्वार हैं, जिसमें से 18 नेपाल में है। भारत के हिस्से में पड़ने वाले फाटक तक बांधी की सफाई और मरम्मत का काम हो चुका है, वहीं नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले बांध के हिस्से का मरम्मत का काम नहीं हो सका है। नेपाल बांध मरम्मत के लिए सामग्री ले जाने से रोक रहा है। इस तरह की समस्या का सामना हम पहली बार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के तटबंध के काम को रोक दिया, वह गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि वह लालबकैया नदी में नो मैंस लैंड में है। संजय झा ने कहा कि पहली बार हम लोगों को आज वाही में और मरम्मत कार्य के लिए सामग्री पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने हिस्से के काम पूरा कर चुके हैं। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बिहार के लिए खतरा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने चली नई चाल। जी हां, अगर किसी भी चीज पर आपकी निर्भरता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। भारत और चीन के मामले में भी कुछ इसी तरीके का है। फार्मा प्रोडक्ट के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इसका गलत फायदा उठाने लगा है। इस खासकर लद्दाख गलवान घाटी के बाद उसके आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत हर साल लगभग 39 अरब डॉलर का दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के लिए जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल एपीआई के लिए भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ का एपीआई आयात किया था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन दिनेश दुआ ने ईटी को बताया कि गलवान घाटी घटना को लेकर चीन हम पर दो तरह से हमला कर रहा है। एक तरफ वह सीमा पर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ भारत की निर्भरता का गलत फायदा उठाने लगा है। एपीआई की कीमत में तेजी से दवाओं की कीमतें बढ़ने लगी है। इस गंभीर स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। भारत की दवा प्रमुख बनाने वाली कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब, लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, मलयन और बहुत सारी कंपनियां एपीआई के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है। भारत 53 महत्वपूर्ण फॉर्म एपीआई का 80 से 90% चीन से आयात करता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, केंद्र की कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जी हां, आपको बता दें, केंद्र सरकार की कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि जिन कोयला ब्लॉक की नीलामी होनी है उनमें से कुछ झारखंड में है, कुछ केंद्र सरकार के कोयला खदानों की नीलामी के इस फैसले से कोरोना काल में राज्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा। रंजन ने कहा कि इससे राज्य को नुकसान होगा क्योंकि बाजार मूल्य नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नीलामी से पहले एक विशाल जनजातीय आबादी और जंगलों पर प्रतिकूल प्रभाव के जरूरी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि निर्णय में सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी और भारत के लिए आयात कम करने
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने आह्वान को दोहराया था। दुनिया में कोयला भंडार के मामले में भारत चौथा सबसे बड़ा देश है, वहीं कोयला उत्पादन और आयात के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की श्रृंखला में कमर्शियल कोल माइनिंग की घोषणा की थी। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अधिक उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बिहार विधानसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव की सरगर्मी तेज। जी हां, आपको बता दें, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक बिहार विधानसभा परिषद के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 जून होगा। उम्मीदवारों को 25 जून 2020 यानी गुरुवार की प्रक्रिया की पूरी करनी होगी। स्क्रूटनी 26 जून यानी शुक्रवार को होगा। उम्मीदवार के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 जून होगा। इसको लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। अगले 2 दिनों में सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाले हैं। आपको बता दें कि मई में बिहार के विधान परिषद की 29 सीटें खाली हुई थी। बिहार में ऊपरी सदन विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं, जिसमें 29 सीटें इस वक्त खाली हैं। इनमें 17 सीटों का कार्यकाल 6 मई को खत्म हो चुका है, जबकि 12 सीटों का कार्यकाल 23 मई को खत्म हुआ है। इन सीटों को अलग अलग कैटेगरी में देखें तो विधानसभा कोटे की 9 सीटें खाली हो गई हैं, जबकि स्नातक और शिक्षक कोटे की 4-4 सीटें खाली हैं। इसके अलावा राज्यपाल कोटे की 10 सीटें खाली हुई हैं, लेकिन जेडीयू के लल्लन सिंह और एलजेपी के पशुपति कुमार पारस के सांसद बन जाने के बाद उनकी भी 2 सीटें खाली पड़ी हैं, जो कि राज्यपाल कोटे की ही सीटें थी। ऐसे में राज्यपाल कोटे की सीटें की संख्या बढ़कर 12 हो जाती है। इस तरह बिहार की विधानसभा परिषद की कुल 29 सीटें हो जाती है, जिसे भरा जाना चाहिए। विधानसभा कोटे की 9 सीटों की बात करें तो इन सीटों पर चुनाव की स्थिति में मौजूदा समीकरण के हिसाब से विधान परिषद की एक सीट के लिए 25 विधायक की जरूरत होगी। एनडीए की संख्या पर गौर करें तो इस वक्त 243 सदस्य बिहार विधानसभा में जेडीयू के 70, बिहार में बीजेपी के 54 और एलजेपी के 2 एमएलए हैं, जबकि विपक्ष दलों में आरजेडी के 79 और कांग्रेस के 26 एमएलए हैं। इसके अलावा सीपीआईएमएल के 3, सीताराम मांझी पार्टी के सेकुलर में से 1 और ओवैसी पार्टी के 1 विधायक हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या 5 है। इस तरह मौजूदा संख्या बल के हिसाब से जेडीयू को 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिलनी लगभग तय लग रही है, जबकि आरजेडी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना दिख रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, केंद्र की राह पर महाराष्ट्र सरकार 5,000 करोड़ के 3 चीनी प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें, केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने चीनी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए करार पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 समिट में राज्य सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट पर साइन किए थे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का कहना है कि यह फैसला केंद्र सरकार के परामर्श से लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत चीन पर 20 भारतीय सैनिकों की हत्या से पहले इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने चीनी कंपनियों के साथ किसी भी अन्य समझौते पर हस्ताक्षर न करने की राज्य सरकार को सलाह दी है। उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 समिट में राज्य सरकार ने दुनिया भर की कंपनियों से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें चीनी कंपनियां भी शामिल थी। इनमें पुणे में तालेगांव में ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ 3700 करोड़ रुपए का एओयू शामिल किया गया था। इसमें चीन की फोटॉन और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के बीच 1,000 करोड़ रुपए की साझेदारी भी शामिल है। इसके अलावा हेगलू इंजीनियरिंग ने पुणे में अपनी इकाई फेज 2 में विस्तार की योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई थी। चीन के अलावा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कई बड़ी कंपनियों ने 9 अन्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राहुल गांधी का हमला। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी ने गलवान वैली मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, हमारी जमीन छीन ली, फिर चीन मिस्टर मोदी की विवाद के बीच में तारीफ क्यों कर रहा है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद हमलावर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा किया गया कि चीन ने पेंगोंग झील के पास भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी का ताजा हमला ठीक उसके बाद आया, जिसमें उन्होंने जापान टाइम्स के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा था, नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी है। ट्वीट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि ना कोई देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट फोटो
साफ दिखती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे।